नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ के अंतर्गत आज हम अपने इस एपिसोड में बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। इससे पहले हमने राष्ट्रीय घटनाक्रमों की चर्चा की जो महत्वपूर्ण थे। अब उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है उसमें से जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है उन पर हम बात करेंगे। उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। चलिए देख लेते हैं। आज के एपिसोड का जो पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में किस देश ने मेनिंजाइटिस के विरुद्ध मेन 5CB नामक टीका विकसित किया है? ये पूछा जा रहा है प्रश्न। और विकल्प दिए गए हैं, 4 देश दिए गए हैं, नाइजर, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और केन्या। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि किस देश के द्वारा मेनिंजाइटिस के विरुद्ध मेन 5CB नामक ये वैक्सीन विकसित की गई है। पहला विकल्प है नाइजर, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, सी है नाइजीरिया और डी है आपका केन्या। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए, इसमें अगर बात करें तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया के द्वारा क्या है कि ये मेन 5CB जो टीका है, जो वैक्सीन है, इसे विकसित किया गया है और इस कारण से ये चर्चा में भी था। अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें तो जो मेन 5CB ये वैक्सीन है, ये नाइजीरिया में ये इसे विकसित किया गया है। यह टीका विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनुशंसित है। इसकी एक जो डोज है उसमें मेनिंगोकस जो बैक्टीरिया है उसके 5 उपभेदों की सुरक्षा प्रदान ये करता है वैक्सीन। और नाइजीरिया इस तरह का जो टीका है इसे विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। ये ध्यान देना है कि जो नाइजीरिया है वो क्या हो चुका है कि इस तरह का कोई वैक्सीन विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। यही नहीं, मेनिंजाइटिस के जो इससे पहले के जो पूर्ववर्ती जो टीके थे उनमें एक में से 4 उपभेदों को लक्षित करने के लिए ही वो सक्षम थे, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि इसमें परिवर्तन करते हुए इसे और अपग्रेड किया गया है। और इस कारण से क्या है कि मेन 5CB जो वैक्सीन है ये चर्चाओं में देखने को मिली थी। अब देखिए, इसमें एक दो चीज़ें और भी आपको देखना चाहिए। जैसे बात हुई है कि नाइजीरिया के द्वारा ये विकसित किया गया, तो थोड़ा सा आपको नाइजीरिया के बारे में भी जानना चाहिए कि आखिर जो नाइजीरिया है ये कहाँ पर है, इसके आसपास कौन से देश हैं, इसकी राजधानी क्या है, यहाँ के जो भौगोलिक कह सकते हैं जो अवस्थितियाँ हैं, जो प्लेसेस हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की, तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े हुए जो प्लेस हैं वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे अगर बात करें नाइजीरिया की, तो देखिए ये नाइजीरिया का मैप दिया गया है। इसकी अगर बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो अबूजा है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि नाइजीरिया की राजधानी क्या है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको ये भी जानना चाहिए कि इसके अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है इस नाइजीरिया की वो किन देशों से लगती है। और यहाँ पर अगर कोई बड़ा जलीय क्षेत्र, कोई महासागर, सागर, कोई अन्य झील है तो उसकी भी अवस्थिति आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि आपको क्या है कि यहाँ पर नाइजर, इधर टोगो, बेनिन, इधर आएंगे तो कैमरून, चाड, ये बहुत सारे देश आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से जब भी आप कोई अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित कोई न्यूज़ पढ़े तो वो जिस प्लेस पर घटित हुआ है या उससे संबंधित जो स्थान है उसके बारे में बेसिक तौर पे आपको जानना चाहिए। जैसे ये हो गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये किस महाद्वीप से संबंधित है, किस महाद्वीप में ये नाइजीरिया देश है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क है। इसके साथ ये भी आपको इसमें चेक करना है कि आखिर नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किन देशों से लगती है, यहाँ पर कौन से जलीय क्षेत्र हैं। जैसे अटलांटिक ओशियन आपको देखने को मिल रहा है, गल्फ ऑफ गिनी देखने को मिल रहा है। इधर आएंगे तो आपको एक चाड झील देखने को मिलेगी। इस देश में भी आएंगे तो बहुत सारे नदी और झील और पर्वत पिक्स देखने को मिलेंगे, कुछ प्लेटू भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो लोकेशंस हैं ये आपको मार्क करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो ऑर्गेनाइजेशन, इसका 32वां सदस्य बना है? ये आपसे पूछ रहा है। विकल्प दिए गए हैं स्वीडन, यूक्रेन,
फिनलैंड और आयरलैंड। तो अगर सही उत्तर की बात करें तो हाल ही में इस संगठन का जो 32वां सदस्य बना है वो कौन सा देश बना है, तो वो बना है स्वीडन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, यानी स्वीडन। थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहले हमने बताया कि जो भी आप अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखें, कोई घटना देखें, इवेंट्स देखें, तो आप तुरंत पहुंचिए कहाँ कि उस प्लेस पे आपका माइंड दौड़ना चाहिए कि आखिर ये जो देश है, ये प्लेस है, आखिर कहाँ पर। जैसे ये कहा जा रहा है कि नाटो का अभी एक सदस्य बना है स्वीडन, तो स्वीडन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए, ये आपका स्वीडन है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि स्वीडन के आसपास कौन से स्थल खंड है, कौन से जलीय क्षेत्र हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्वीडन की राजधानी कहाँ है, यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण प्लेस है तो वो आपको पता होना है। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको स्टॉकहोम देखने को मिलेगा जहाँ पर कई सारे सम्मेलन होते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कुछ पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलेंगे, कुछ पिक्स देखने को मिलेंगे, यहाँ कई सारे छोटे छोटे जलीय क्षेत्र देखने को मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान देना। इसके साथ यहाँ की स्वीडन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किससे लगती है, जैसे पश्चिम में जाएंगे तो नॉर्वे इससे लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना। इसके अलावा अगर बात करें तो मार्च 2024 में जो स्वीडन है ये नाटो का 32वां सदस्य बन चुका है। कौन सा? 32वां सदस्य नाटो का स्वीडन बन चुका है। नाटो को वर्ष 1949 में, कब? 1949 में एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन के रूप में इसका गठन किया गया था। इसकी स्थापना उत्तरी अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका है, और जो यूरोपीय देश हैं उनके द्वारा की गई थी। खासतौर पे जो अटलांटिक महासागर है उसके किनारे जो विभिन्न देश हैं उनके द्वारा इसका गठन किया गया था। किस उद्देश्य से किया गया था कि आखिर जो नाटो है इसका जो गठन किया गया था, इस गठन के पीछे उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था? तो अपने सभी सदस्यों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, उनकी जो सिक्योरिटी है, उसे सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए इस नाटो का गठन किया गया था। तो देखिए, इस तरह से मैप पे भी आप देख सकते हैं कि आखिर नाटो के कौन कौन से सदस्य हैं। और हाल ही में जो बात ये कही जा रही है कि आखिर जो स्वीडन है जो नाटो का संगठन का सदस्य बना है, तो उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। ये कह रहा है कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था। तो देखिए, इसमें कई सारे प्रश्न छुपे हुए हैं। जैसे अगर बात करें तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 जो हुआ था वो कौन से नंबर का था, कौन से क्रम का था? तो वो 50वां था, 50th था, यानी 50वें नंबर का था। और ये कहाँ पर हुआ था? विकल्प है फ्रांस, जापान, जर्मनी और इटली। तो ये सभी जानते होंगे, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। तो सही आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इटली। तो देखिए, G7 का जो 50वां शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ था वो इटली में हुआ था। अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा अगर बात करने का प्रयास करें तो देखिए, 13 जून कब हुआ था? तो 13 जून से लेकर 15 जून 2024 के बीच में क्या है कि ये सम्मेलन इटली में हुआ था। G7 में अगर मुख्य रूप से बात करें तो कौन कौन से देश हैं, तो इसको भी आप मैप पे देख सकते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो G7 के सदस्य हैं। तो इसमें देखिए, कनाडा आपको देखने को मिलेगा, उत्तरी अमेरिका का जो कनाडा है वो इसका सदस्य है। इसके अलावा फ्रांस है, फ्रांस के अलावा अगर बात करें तो जर्मनी है, इटली है, इटली के साथ जापान, यूनाइटेड किंगडम जो इंग्लैंड है, और उसके अलावा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये सभी क्या है कि G7 शिखर सम्मेलन के सदस्य हैं। ये अलग बात है कि इससे पहले एक दो देश जैसे रूस को इसमें शामिल किया गया था, बाद में वो फिर अलग हो गया। वर्तमान में क्या है कि G7 में क्या है कि प्रमुख रूप से यही देश शामिल है। अगला प्रश्न देख, अब देखिए इसमें ये भी आप देख सकते हैं क्योंकि इटली में ये सम्मेलन हुआ था, तो इटली के बारे में भी आप देख सकते हैं। इटली की अवस्थिति कहाँ पर है, इसके कौन कौन से प्रमुख आइलैंड है। जैसे यहाँ पर आएंगे तो आपको सिसिली आइलैंड देखने को मिलेगा, इधर आएंगे तो एक दो आइलैंड इसके देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कौन से महत्वपूर्ण सागरीय क्षेत्र है, जैसे इधर आएंगे तो इनका क्रम भी पूछ लेता है, जैसे लिगुरियन सी है। इधर आएंगे तो आपको त्रिहेनियन सी देखने को मिलेगा। इसके पूरब में या उत्तर पूरब में आएंगे तो एड्रियाटिक सी देखने को मिलेगा। इसके पूरब में आएंगे तो आयोनियन सी देखने को मिलेगा। तो ये जो विभिन्न यहाँ जलीय क्षेत्र हैं इनकी अवस्थिति भी पूछ लेता है। इसके अलावा इटली में कई सारे आप देखेंगे कि ज्वालामुखी क्षेत्र भी हैं, जैसे माउंट एटना है, यहाँ पर आएंगे तो स्ट्राम्बोली है। तो इनके आइलैंड भी आपसे पूछ लेता है। तो इसके बारे में भी बेसिक तौर पर आपको जानना चाहिए कि इटली की राजधानी कहाँ पर है। यहाँ अगर किसी पर्वत की उपस्थिति है, जैसे यहाँ पर आप इसके उत्तर में आएंगे तो आल्प्स पर्वत का विस्तार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मध्य में आएंगे तो
तो यहाँ पर एपेनाइज पर्वत आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में बने स्क्वाड संगठन में कौन देश शामिल नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, फिलीपींस, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि जो स्क्वाड ऑर्गेनाइजेशन बना है उसका कौन सा एक सदस्य इसमें से नहीं है। तो जो सही विकल्प आपका हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया। ठीक है, तो अगर बात करें कि ये जो संगठन बना है मई 2024 में बना स्क्वाड, 4 देश इसमें मूल रूप से शामिल है। कौन से हैं? तो इसमें शामिल है अमेरिका, पहला कौन सा हो गया? तो वो होगा यूएसए, अमेरिका। दूसरा कौन सा हो गया? तो जापान, दूसरा कौन सा हो गया? जापान। तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा कौन सा हो गया? फिलीपींस। तो देखिए इसमें क्या है कि इंडिया का कहीं भी नाम नहीं है। इसी कारण से क्या होगा कि इस स्क्वाड का नया जो इसमें देश शामिल है स्क्वाड संगठन में, उसमें भारत शामिल नहीं है बल्कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस शामिल हैं। ये एक संगठन बना है जिसमें ये 4 देश शामिल किए गए हैं। अगर बात करें तो ये क्या है कि एक रणनीतिक संगठन है, इस एक स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी अगर पहल की बात करें, इनिशिएटिव की, तो हिंद महासागर जो इंडियन ओशियन है उस पूरे रीजन में चीन की जो आक्रामकता है उस पर अंकुश लगाने के लिए ये प्रश्न पूछ रहा था। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस में शामिल नहीं है? विकल्प है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश और जापान। सही उत्तर का चुनाव आपको करना है कि कौन इसमें से शामिल नहीं है। तो सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। बात करें तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ, ये सारे मिलकर इस गठबंधन का प्रारंभ किए हैं। इसकी पहली जो बैठक हुई थी, अगर बात करें तो पहली जो बैठक हुई थी ये कब हुई थी? तो ये 3 जून 2024 को हुई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी जो दवा प्रदर्शनी है वो बायो इंटरनेशनल जो कन्वेंशन 2024 है उसके दौरान यूएसए में ये आयोजित हुई थी। कहाँ पर? अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसका आयोजन हुआ था। इस कारण से भी क्या है कि ये खास तौर पे चर्चा में थी। इसके अलावा अगर हम बात कर ले प्रश्न संख्या 6 की, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह के नए सदस्यों में शामिल नहीं है? देखिए बात किसकी हो रही है? ब्रिक्स समूह जो ग्रुप्स है इसके बारे में हो रही है कि नए जो सदस्य यानी ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन हुआ है, जो विस्तार हुआ है, उसके संबंध में ये प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर नए जो सदस्य जुड़े हैं उसमें से कौन इनमें से शामिल नहीं है। जो विकल्प दिए गए हैं मिस्र, इथोपिया, ईरान और अर्जेंटीना। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो इसमें देखिए जो अर्जेंटीना दे रहा है, साउथ अमेरिका का जो देश है अर्जेंटीना, ये इसके नए सदस्यों में शामिल नहीं है। ब्रिक्स के बारे में ये आपको जो सामने इमेज दिख रही है ये काफ़ी कुछ स्पष्ट कर रही है कि इसमें मूल रूप से कौन से देश शामिल हैं। तो देखिए बी फॉर ब्रिक्स, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। मूल रूप से क्या है कि इस संगठन के ये आधारभूत स्तंभ है, इसके संस्थापक सदस्य हैं। अब इसके बारे में अगर बात करें तो ब्रिक्स समूह के नए जो सदस्य शामिल हुए हैं उसमें जो शामिल हैं उनके बारे में आपके सामने इस पूरे इमेज में नाम दिए गए हैं। इसमें जो शामिल है वो मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, नाम के बजाय शॉर्ट में इसका नाम दे सकता है। बात करें तो ब्रिक्स में 5 पूर्ण नए, ये सभी क्या है कि पूर्ण नए सदस्य के रूप में ये शामिल हुए हैं। कौन कौन से? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। अब इसके शामिल होने के बाद ब्रिक्स में कुल देशों की जो संख्या हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है? वो 10 हो चुकी है। ये भी आपसे पूछ सकता है। इसको आप चाहें तो मैप पे भी देख सकते हैं कि ये कौन कौन से देश हैं। जैसे मैप पे आपको रिकॉल करने में आसान होता है, जैसे किसी भी करंट अफेयर से जुड़े हुए प्लेस को आप मैप पे रीलोकेट कर सकते हैं। इसी कारण से मैं बार बार आपको मैप दिखा रहा हूँ कि कैसे आप करंट इवेंट्स को मैप से जोड़ सकते हैं।
जैसे इसी करंट की बात करें तो जो सदस्य जुड़े हुए हैं उन्हें क्या है कि आप मैप पे मार्क कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी मैपिंग की जो समझ है वो और विकसित होगी और मजबूत होगी। जैसे देखिए ये जुड़े हुए जो देश हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं, यानी कुल जो अब ब्रिक्स में 10 देश हैं, उन्हें आप मैप पे ऐसे ही लोकेट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 की। कह रहा है कि हाल ही में कौन अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश बना है। विकल्प दिए गए हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, वेनेजुएला और चिली। ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि कौन सा इनमें से एक देश है जो अपने यहाँ ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। विकल्प इंडोनेशिया, फिलीपींस, वेनेजुएला और चिली। सही उत्तर का चुनाव करना है तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वेनेजुएला। देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आखिर जो वेनेजुएला है इसके बारे में अगर जानकारी की बात करें तो वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर पूरी तरह से एक तरह से गंवा चुका है। यहाँ पर कोई भी ग्लेशियर वेनेजुएला देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें तो वेनेजुएला में 1910 में कुल 6 ग्लेशियर थे, हिमनद थे, और ये 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले थे। कितने में? तो लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर में ये ग्लेशियर जो 6 थे वेनेजुएला में ये फैले हुए थे। इन 6 में से अगर हम बात करें तो वर्ष 2011 में क्या है कि लगभग 5 जो ग्लेशियर थे वो समाप्त हो गए और बचा जो एक ग्लेशियर है उसका नाम है हम्बोल्ट ग्लेशियर। हम्बोल्ट ग्लेशियर। और अब ये जो ग्लेशियर एकमात्र बच गया था ये भी क्या है कि अब समाप्त होने के कगार पे है और इसी कारण से ये चर्चा में बना हुआ है। इसके साथ क्या है कि आपको ये भी जानना चाहिए कि जो वेनेजुएला है आखिर ये कहाँ पर है और वेनेजुएला से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे वेनेजुएला जो है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देशों से लगती है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, इसके आसपास कौन से महत्वपूर्ण स्थलीय खंड हैं, कौन से जलीय खंड हैं, इस देश में कौन सी नदी का प्रवाह होता है, कोई पर्वत है, कोई पठार है, कोई झील है, तो वो भी आपको मार्क करते हुए चलना है। अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? तो निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश बना है? ये प्रश्न पूछ रहा है। विकल्प दिए गए हैं उरुग्वे, घाना, चिली और पराग्वे। ठीक है, ये 4 नाम दिए गए हैं। सही उत्तर का चुनाव करना है तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पराग्वे। पराग्वे ही क्या है इसका सही उत्तर है। और अगर बात कर ले अगर इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला जो 100वां देश है वो पराग्वे बना है। इस गठबंधन की जो स्थापना की गई थी वो भारत किसके द्वारा? भारत और भारत के साथ दूसरा जो देश था वो था फ्रांस। इन दोनों देशों के सहयोग से प्रयास से इस संगठन की स्थापना की गई थी। इसकी जो स्थापना है वो UNFCC है। किसके द्वारा? UNFCCC। ये ध्यान रखिए UNFCC के सम्मेलन के दौरान हुई थी। ये जो सम्मेलन हुआ था 2015 में हुआ था और ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसमें शामिल जो 100वां देश है वो पराग्वे है और इसकी जो स्थापना है वो भारत और फ्रांस के सहयोग से हुई थी। और ये कब हुई थी? तो जो UNFCC है इसका जो सम्मेलन फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2015 में चल रहा था उसी दौरान हुआ था। अगर इसके बात करें कि आखिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो अपने देश की कह सकते हैं कि जो गुरुग्राम है हरियाणा में जाएंगे, काफ़ी डेवलप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया है, वहीं पर इसका मुख्यालय अवस्थित है। तो इस तरह से हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? तो 13 से लेकर 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? विकल्प है नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड और आयरलैंड। सही उत्तर का चुनाव करना है कि आखिर सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नीदरलैंड। 13 से 15 मई 2024 के बीच में जो विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन है उसका आयोजन नीदरलैंड में किया गया था। इसका जो आयोजन है वो सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल, किसकी? सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल,
इसके द्वारा की गई थी और विश्व का ये सबसे बड़ा वैश्विक हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम है। यही नहीं, अगर इस सम्मेलन के उद्देश्य की बात करें तो विश्व में हरित हाइड्रोजन जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, जो ईंधन है, उसके उपयोग को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से ही ये 13 से 15 मई 2024 के बीच में नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बात करें तो इसमें भारत ने भी अपना स्वयं का पहला मंडप स्थापित किया था। इसी कारण से ये खास तौर पे चर्चा में भी बना रहा विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन। इसके साथ नीदरलैंड की अवस्थिति भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है कि जो नीदरलैंड है आखिर ये कहाँ पर अवस्थित है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ किन देशों से लगती है, और दूसरी कि इससे जुड़ी हुई जो भी भौगोलिक विशेषताएँ हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। ये कह रहा है 10वें विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया था? किसकी? तो 10वें विश्व जल मंच का आयोजन विकल्प है मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत और पापुआ न्यू गिनी। सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इसके बारे में अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, या ये जो आयोजन हुआ था इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करें कि 10वें विश्व जल मंच की, तो ये क्या है कि 21 मई, कब? 21 मई 2024, ये क्या है कि बाली कह सकते हैं, जो इंडोनेशिया में जाएंगे तो वहीं पर बाली आपको देखने को मिलेगा। तो इसी स्थान पर इसका आयोजन किया गया था। इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि ये जो 10वां विश्व जल मंच हुआ था आखिर इसका थीम क्या था, शीर्षक क्या था? तो साझा समृद्धि के लिए जल। क्या था थीम? तो साझा समृद्धि के लिए जल, यही इसका थीम था। और इसी के साथ क्या है कि इस जल मंच का आयोजन यहाँ पर बाली में किया गया था। अब इससे जुड़े हुए जो इंडोनेशिया है ये कई सारे द्वीपों से मिलकर बनता है। जैसे इधर से देखिए तो यहाँ पर एक द्वीप आपको देखने को मिलेगा, ये द्वीप देखने को मिलेगा, बहुत सारे जो द्वीप हैं इनसे मिलकर इंडोनेशिया का निर्माण होता है। जैसे जापान का निर्माण कई सारे द्वीपों से होता है, वैसे ही इंडोनेशिया का भी जो निर्माण है ये कई सारे द्वीपों से होता है। और यहाँ से जुड़े हुए कई सारे प्रश्न आपसे पूछते हैं। तो एक तो करंट से जोड़कर प्रश्न पूछेगा, दूसरा वहां से जुड़े हुए जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उनसे जुड़ा हुआ भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह से हमने आज के एपिसोड में देख लिया अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो महत्वपूर्ण न्यूज़ थे, जो सुर्खियों में थे, उनसे जुड़े हुए कौन से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी हमने बात कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।